टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर कई बार शॉर्ट नोट, वाइवा वॉइस, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ग्लूकोमा इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। जो ग्लूकोमा है ऐसा नहीं है किसी के केवल एक ही कारण से हो। यूजुअली इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मेन कारण तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ने की वजह से होता है, लेकिन केवल इसी के बढ़ने से ग्लूकोमा हो ये कंपलसरी नहीं है। ग्लूकोमा अदर डिजेनरेटिव कॉजेज़ की वजह से भी हो सकता है, जिसमें ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाए, तो उस कंडीशन में भी ग्लूकोमा हो सकता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज़ द ओनली कॉज ऑफ ग्लूकोमा। तो ऐसा नहीं है, अदर कॉजेज़ भी इसमें, डिजेनरेटिव कॉजेज़ भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे अपना चैप्टर पढ़ते हैं। ग्लूकोमा इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स इन विच इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज़ रेज्ड। तो ध्यान रखिए नॉर्मल कितना होता है 10 to 20 mmHg अबव द टॉलरेंस लिमिट ऑफ द अफेक्टेड आई। जो भी आई अफेक्टेड आई है उसकी जो टॉलरेंस लिमिट है उससे ज़्यादा अगर हो जाए, दैट रिजल्ट इन डैमेज टू ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व को या तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से डैमेज हो जाए या किसी अदर कॉज इंजरी की वजह से डैमेज हो, तो कंडीशन ग्लूकोमा आ सकती है। सो ऑप्टिक नर्व हैड एंड इरिवर्सिबल विजुअल डिफेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ग्लूकोमा जो है इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर अगर रेज हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ग्लूकोमा हो, तो उस कंडीशन में क्या रिजल्ट होगा कि ऑप्टिक नर्व का भी डैमेज हो जाता है हेड का, और इसमें जो विजुअल फील्ड्स डिफेक्ट होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दे आर इरिवर्सिबल, यानी वापस करेक्ट करना मुश्किल है। यूजुअली इट इज़ अ डिजेनरेटिव डिसीज़ इन विच देयर इज़ लॉस ऑफ रेटाइनल गैंग्लियोनिक सेल, और ये बहुत क्रिटिकल रिस्क फैक्टर होता है। जो रेटाइनल की सबसे लास्ट में गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं, जहाँ से आगे की तरफ ऑप्टिक नर्व आगे की तरफ जाती है ऑप्टिक ट्रैक्ट में, इन गैंग्लियोनिक सेल्स के लेवल पे ही अगर कोई डिजेनरेशन हो जाता है, देन द रिजल्टेंट इज़ ए ग्लूकोमा। IOP, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज़ नॉट द ओनली कॉज ऑफ ग्लूकोमा। 20 से 50% लोगों में जो ग्लूकोमा से अफेक्टेड हैं उनमें IOP प्रेशर जो है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो नॉर्मल देखा गया है। हाँ, अगर इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर वर्सन्स ग्लूकोमा, अगर किसी और कारण से पर्सन को ग्लूकोमा हो रहा है और उसमें अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए IOP, तो ये बहुत ही वर्सन यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है उसे करेक्ट करने की। और ये कैसे हो सकता है? मे बी ड्यू टू इंजरी और सर्जरी। कोई इंजरी हो जाए या एक सर्जरी के वक्त ऐसा हो जाए तो ग्लूकोमा जो है वर्स हो जाता है। कब? जब IOP प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन केवल IOP प्रेशर इंक्रीज़ होने से ग्लूकोमा हो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। नॉट ओनली, केवल एक कारण ये नहीं है, अदर कारण भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉज के बारे में बात करें तो कॉज का है पुअर ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर थ्रू द फिल्ट्रेशन एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द आइरिस एंड कॉर्निया। आइरिस और कॉर्निया के बीच में, ठीक है, आइरिस और कॉर्निया के बीच में फिल्ट्रेशन एंगल से ये जो फ्लूइड है ये फ़िल्टर होकर आगे की तरफ अपने सर्कल में जाता है। हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको कि एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज कैसे होता है। तो अगर ये ड्रेनेज पुअर हो जाए थ्रू फिल्ट्रेशन एंगल तो ग्लूकोमा कॉज हो जाता है, ठीक है, डिफेक्टिव इन एनी ड्यू टू एनी जेनेटिक कॉज। और इसके बिहाफ पे, ड्रेनेज के बिहाफ पे इसको दो टाइप्स में बांटा गया। पहला है ओपन एंगल ग्लूकोमा, दूसरा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है ये एक क्रोनिक डिसीज़ है, यानी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड परमिएबिलिटी थ्रू ट्रैबिक्यूली इनटू द कैनाल ऑफ सीलम। तो जो कैनाल ऑफ सीलम है जहाँ से ड्रेनेज होना चाहिए, यहाँ से ये कैनाल ऑफ सीलम से ये जो एक्वस ह्यूमर है इसका ड्रेनेज स्टॉप हो जाता है या एब्रप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाता
और यहाँ पे इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, दैट कॉज इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इसे बोलते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा क्या है? दिस इज़ ड्यू टू फॉरवर्ड बलूनिंग ऑफ आइरिस। जो आइरिस है उसका जो झुकाव होता है वो एंटीरियरली साइड में इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ट्रेबिक्युली मास। जैसे ये आइरिस है, ठीक है, लेंस है, अगर यहाँ पे ये ट्रेबिक्युली मैश है, यहाँ से फिल्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस आइरिस में अगर बोइंग हो जाए बाहर की तरफ, तो एंटीरियरली अगर ये बोइंग हो जाती है तो इसकी वजह से ये मैश जो है यहाँ से फ़िल्टर होके जाने वाला रास्ता जो है वो रुक जाता है, सो दैट आइरिस रीचेस बैक ऑफ द कॉर्निया। और आइरिस जो है बोइंग यानी आगे बढ़ के कॉर्निया के पीछे की तरफ आ जाती है। इन दिस वे ऑब्लिटरेट्स फिल्ट्रेशन एंगल। और इस तरह से ये जो आगे बढ़ी बलूनिंग ऑफ आइरिस है, इसको जो एग्जैक्ट टर्म दी गई है, बलूनिंग मतलब फूल जाना आइलिड्स, तो वो फिल्ट्रेशन एंगल को ऑब्लिटरेट यानी रोक देती है, रुकावट बन जाती है, दस रिड्यूसिंग आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। और उसकी वजह से जो फ्लूइड जाना चाहिए था एक्वस ह्यूमर कैनाल ऑफ सीलम के थ्रू बाहर ड्रेन हो जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाता और IOP का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें, इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया, दिस लीड्स टू ब्लाइंडनेस। सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर इसके लिए देखा क्या गया है, प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो लोग लॉन्ग टर्म पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे रहते हैं, उन लोगों में सबसे कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है, सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है ये। इसमें जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो एजेंट्स में सबसे पहले वो एजेंट्स लिए गए हैं जो या तो डिक्रीज़ कर दें सिक्रेशन या प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर और इंक्रीज़ इन आउटफ्लो, या तो प्रोडक्शन और सीक्रेशन को एक्वस ह्यूमर के डिक्रीज़ कर दिया जाए या उसके आउटफ्लो को बढ़ा दिया जाए। ऐसे एजेंट्स जो हैं वो IOP प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें आते हैं बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। फार्मा के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एग्जाम्पल टाइमोलॉल, ये क्या करती है, डिक्रीज़ कर देती है सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर को, सिक्रेट ही कम करवाएगी। दूसरा होती है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, जिसमें आती है डोरज़ोलामाइड और एसिटाज़ोलामाइड, और ये क्या करती हैं, ये भी डिक्रीज़ कर देती हैं एक्वस ह्यूमर को। कंटेंट अलग है, एक बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, दूसरा कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। तो ये दोनों यूज़ किए जा सकते हैं, किसके लिए, सिक्रेशन को डिक्रीज़ करने के लिए एक्वस ह्यूमर के। दूसरे आ जाते हैं इसमें वो एजेंट्स जो इंक्रीज़ कर दें आउटफ्लो को बाय कॉजिंग सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। सिलेरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन करा के इसके आउटफ्लो को अगर बढ़ा दिया जाए तो भी IOP जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। इसमें आते हैं कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट। कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट के एग्जाम्पल्स में आता है पाइलोकार्पिन, कार्बैकॉल, फाइसोस्टैग्मिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स खासतौर पे यूज़ होते हैं आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए। इसमें सबसे कॉमन ट्रीटमेंट वो दिया जाता है जिसमें सिक्रेशन भी रिड्यूस हो और आउटफ्लो भी इंक्रीज़ हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स टू रिड्यूस सिक्रेशन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स टू इंक्रीज आउटफ्लो इज़ द कॉमन ट्रीटमेंट टू मेंटेन द IOP प्रेशर इन ग्लूकोमा पेशेंट्स। सो अगर ग्लूकोमा पे कोई क्वेश्चन आए, आपसे MCQ क्वेश्चन पूछा जाए, तो आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप आंसर कर पाएंगे। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैप्टर पसंद आए सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।